लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, एक्सेलेरेशन कितना होता है, ये सब देखा था ना। सो अगर कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल से सब एक अपनी पोजीशन चेंज करें, मींस दे आर डिस्प्लेसिंग। अगर वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो हो सकता है सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस होगा। मैंने आपको समझाया था सेंटर ऑफ मास मे बी एट रेस्ट और मे बी मूविंग, मे बी डिस्प्लेसिंग विद अदर पार्टिकल्स। ठीक है, बताया था ना कंडीशंस। हाँ। Yes, sir. सो अगर मान लो सेंटर मास डिस्प्लेस हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है, किस तरफ हो रहा है, उसका फॉर्मूला हमने देखा था। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास? क्या फॉर्मूला था? अगर हमें x में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो डेल्टा x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3। व्हाट इज डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3? ये सब क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। इनका डिस्प्लेसमेंट है x में। So m1 delta x1 plus m2 delta x2 and the summation of all these upon total mass m1 plus m2 plus m3। समझ में आया? y में डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है सबका, तो y में सेंटर मास कितना डिस्प्लेस होगा ये कैसे चेक करेंगे? m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 सम ऑफ ऑल द मासेस। समझ में आया? समझ में आया सबको? है ना। इन शॉर्ट वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा था हमने? डेल्टा RC means displacement of center of mass is equal to m1 delta r1 plus m2 delta r2 plus m3 delta r3 and so on upon summation of all the masses m1 plus m2 plus m3। ऐसा डिस्प्लेसमेंट निकालना हमने सीखा था। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z या फिर सब में भी हो सकता है। समझ में आया? हाँ, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. फिर हमने सीखा था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास vc का फॉर्मूला आया था m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 summation of the momentum of all the particles m1 v1 plus m2 v2 plus m3 v3 and so on upon total mass m1 plus m2 plus m3। ये फॉर्मूला याद है सबको? Yes, sir. फिर हमने m1 Yes, v1 sir. मैंने पूछा था व्हाट इज m1 v1। आपने बोला था सर इट इज द मोमेंटम ऑफ particle 1। what is m2 v2? it is the momentum of particle 2। what is m3 v3? it is the momentum of particle 3। so सबका मोमेंटम। so हमने क्या लिखा था? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला vc is equal to momentum of system अपॉन नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 ये सब था, तो उसको क्या लिखा था? टोटल मास ऑफ सिस्टम। समझ में आया क्या? एक ये फॉर्मूला भी था। हाँ, आया समझ में? Yes, sir. तो यहाँ से हमने फॉर्मूला देखा था, मोमेंटम ऑफ सिस्टम होता है मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होता है। समझ में आया? ये हमने देखा था लास्ट क्लास में कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम निकालना है, टोटल मोमेंटम सिस्टम का। उसमें बहुत सारे पार्टिकल है, सब अपने अपने तरह से चल रहे हैं, बट मुझे तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम निकालना है। तो टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला या तो ये होता है मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कर लो, या फिर m1 v1, या फिर क्या फॉर्मूला होता है सिस्टम का मोमेंटम निकालने के लिए, या फिर सबका इंडिविजुअल निकाल के ऐड कर लो। m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस एंड सो ऑन, सबका सेम ही आएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया? किसी से भी निकाल सकते हो। फिर हमने पढ़ा था एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। क्या था एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला? डिफरेंशिएट किया था हमने वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को। तो क्या आया था? m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। ये आया था ना? अरे जल्दी से यस नो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. m1 a1 is force on one first particle, m2 a2 is force on second particle। तो सबको ऐड किया था तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम आया था। समझ में आया? Yes, sir. अब जैसे मान लो दो पार्टिकल है, इस पर इधर लग रहा है फोर्स और इस पर इधर लग रहा है, इक्वल लग रहा है। मान लो ये m1 पर इधर लग रहा है और m2 पर इधर लग रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, नेट फोर्स जीरो, मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, बट ये पार्टिकल तो चल रहे हैं, ये पार्टिकल तो चलेंगे ना? Yes, sir. उन पर इंडिविजुअल पर तो फोर्स लग रहा है, तो दोनों पार्टिकल तो इधर जाएंगे,
बट नेट फोर्स जीरो है। समझ में आया क्या? सो एक्सेलरेशन सेंटर मास का फॉर्मूला क्या था? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम। समझ में आया? तो इफ एफ नेट जीरो तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आया? हाँ, आया समझ में? Yes, sir. तो Yes, इसका sir. मतलब क्या A1 भी जीरो होगा और A2 भी जीरो होगा क्या? No, sir. No, sir. A1 A2 में और मे नोट भी जीरो। ये इसका एक्सेलरेशन, इसमें तो एक्सेलरेशन आएगा ना A1, इसमें तो एक्सेलरेशन आएगा ना A2, बट सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास, इसका एक्सेलरेशन जीरो है। आया क्या समझ में? समझ में आया? Yes, sir. तो Yes, ऐसा sir. जरूरी नहीं है कि अगर पार्टिकल में एक्सेलरेशन है तो सेंटर ऑफ मास में भी एक्सेलरेशन हो, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं सर। समझ में आया? सो इन शॉर्ट फिर हमने इसको ऐसे लिखा था, एफ नेट इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम टू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास। वांगा का समझ में आया? नाही या फिर म्यूट हो जाओ, या फिर एक और फॉर्मूला क्या है? बटाटा फक्त भरलेला m1 a1 प्लस m2 a2, वांगा मी कधी खाल्लंच नाही म्यूट हो मम्मी जाओ, भरलेला पण एंड सो ऑन। मम्मी गुगसचं काय पण बोलायचं आठव स्वतःच सर्वेश माइक ऑफ कर। किसका है ये नाम बता मुझे। सर्वेश। सर्वेश। हाँ सर कर इधर ध्यान लगाओ, अभी क्लास चल रही है, पूरा ध्यान इधर होना चाहिए। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद है क्या? यस सर। सबको Yes, समझ sir. में आया था यहाँ तक? ठीक है। सो अगर नेट फोर्स जीरो है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, बट A1 A2 का जीरो हो, ये जीरो हो, ये जीरो हो, इसका कोई जरूरी नहीं है। ये दोनों कैंसिल कर देंगे तभी तो जीरो होगा। समझ में आया? हाँ, यस सर। आगे समझ में? Yes. यस। चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, टू ब्लॉक्स ऑफ मास 3 kg एंड 5 kg। ठीक है, दो ब्लॉक है 3 kg एंड 5 kg आर कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्प्रिंग। आइडियल स्प्रिंग मतलब मासलेस स्प्रिंग, एंड प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ सरफेस एज शोन। डायग्राम में बनाता हूं। ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन 3 kg। 3 kg वाले ब्लॉक पर 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये 3 kg का ब्लॉक है और ये 5 kg का ब्लॉक है, ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, ये 3 kg, ये 5 kg। सो फोर्स 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है? 3 kg पे। समझ में आया? नाउ इट इज ऑब्जर्व दैट एट एन इंस्टेंट एक्सेलेरेशन ऑफ 3 kg गिवन है। हमें एक्सेलेरेशन ऑफ 3 kg इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमसे पूछा है फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ 5 kg। तो इस टाइम पर इसमें कितना एक्सेलेरेशन होगा ये निकालना है मुझे। समझ में आया? सॉरी, फोर्स 60 न्यूटन का लग रहा है, मैंने निकाल दिया। 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना। सो 3 kg पर 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। हमसे क्या पूछा है? किसी इंस्टेंट पर 3 kg का एक्सेलेरेशन मुझे पता है, तो किसका बताना है मुझे? 5 kg का। समझ में आया? ट्राई करो फिर मैं बताता हूं। कर रहे हो ट्राई?
चलो देखो अभी, मुझे बताओ ये पूरा एक सिस्टम है ना, दिस इज आवर सिस्टम, ये पूरा एक Yes, सिस्टम है, sir. ये 60 न्यूटन क्या है इस पर, एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है? सर 9 है क्या आंसर? हाँ, सर 9 है क्या? क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो। जोर से बोलो। सर मेरा आंसर 9 आ रहा है। 9 आ रहा है, ओके देखते हैं। सो एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एक सेकेंड, एक्सटर्नल फोर्स है 60 न्यूटन, ठीक है, दिस इज आवर एक्सटर्नल फोर्स। हमें m1 मास मान लो 3 kg है और m2 मास है 5 kg, है कि नहीं है? हमें किसका एक्सेलेरेशन पता है? 3 kg का। 3 kg का एक्सेलेरेशन है मान लो a1 कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी इंस्टेंट पर 3 kg का इतना एक्सेलेरेशन है, तो हमसे पूछा है 5 kg का एक्सेलेरेशन। समझ में आया क्या? तो सिंपल है ना, अभी हमने एक फॉर्मूला देखा ना एफ एक्सटर्नल फोर्स का, m1a1 प्लस m2a2, ये लगा सकते हैं ना, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। दो पार्टिकल है ना यहाँ पे, अभी फॉर्मूला देखा ना हमने नेट फोर्स का सिस्टम का, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ, m1a1 प्लस m2a2 प्लस m3a3, याद है या नहीं याद है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? 60, m1 कितना है 3, इसका एक्सेलेरेशन कितना है इंटू 5, प्लस m2 कितना है 5 और a2 बताना है मुझे। तो 3 इंटू 5 15, 60 में से 15 गया तो कितना बचा? 5, a2 इज इक्वल टू 45, तो a2 इज इक्वल टू कितना आया? 45/5 कितना आएगा? यस, किसका आया था आंसर? समझ में आ गया सबको? एक और Yes, तरीका sir. क्या है, Yes, देखो sir. जनरली बच्चे क्या करेंगे, ये तो शॉर्ट ट्रिक है सर जनरली। मैंने एनएलएम लगाया। हाँ हाँ, मैंने एनएलएम से भी कर एनएलएम से सकते किया। हैं, एनएलएम से भी कर सकते हैं, एफबीडी बना के 3 kg की एफबीडी बनाओ, उसका एक्सेलेरेशन गिवन है तो स्प्रिंग फोर्स मिल जाएगा। एनएलएम का मेथड भी बताऊं क्या? हाँ सर। एनएलएम का मेथड भी बताऊं? एनएलएम में क्या करते हैं, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो 3 kg की फ्री बॉडी बनाओ, तो 3 kg पर 60 न्यूटन आगे लग रहा है ना? पीछे क्या लग रहा होगा? स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग इसको, स्प्रिंग पीछे खींच रही होगी इसको, और इसका एक्सेलेरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे? 60 माइनस एफ एस पी इज इक्वल टू 5 इंटू 3, तो स्प्रिंग फोर्स कितना आया? 45 न्यूटन। आया कि नहीं आया? हाँ, अरे यस नो तो बोल दो हाँ यार। सर। हाँ सर। हाँ, अब 5 kg की अगर मैं एफबीडी बनाऊं, तो 5 kg की एफबीडी पर 5 kg पे तो बस स्प्रिंग फोर्स ही लग रहा है, ऐसे ये आगे लग रहा है और ये पीछे लग रहा है इधर, ऐसे लग रहा है ना इसमें स्प्रिंग में। तो 5 यस kg सर। पर क्या लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स इक्वल लगता है, तो कितना लग रहा होगा? 45 न्यूटन। इसका मास कितना है? 5 kg, तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा? 45/5 कितना आएगा? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। सबको समझ यस में? सर। हटा दूं? नो सर। अच्छा, इसमें आपसे पूछते हैं ऑल्सो फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बताओ कितना आ रहा है एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम? बताओ कितना आ रहा है? सेवन 7.5। कैसे Yes, sir. निकालेंगे? 7.5.
कैसे निकालेंगे? दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है नेट फोर्स ऑन द सिस्टम अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या है? m1 प्लस m2। तो नेट फोर्स कितना है? 60 लग रहा है ना एक्सटर्नल फोर्स, अपॉन टोटल मास कितना है? 5 प्लस 3, 5 प्लस 3, तो 60/8 मतलब कितना आएगा ये? 15/2 मतलब 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। या फिर एक और फॉर्मूला है, तुम ऐसे निकाल लो, एफ नेट की जगह यहाँ पे लिख लो m1a1, ये फॉर्मूला भी पढ़ा था हमने, प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2, जो इच्छा है वो लगा दो। समझ में आया क्या? यस सर। इसमें पुट कर दो, वही आंसर आएगा 60/8। a1 a2 की वैल्यू पुट कर दो, a1 3 a2 9 है। समझ में आया क्या? समझ हाँ में सर। आया? सो निकालना जाएगा, अगर किसी एक का एक्सेलरेशन गिवन है तो दूसरे का निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास का भी निकाल सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्स पता होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। हटा दूं ये? नो सर। हटा दूं अब? यस सर। अब देखो कुछ कंसेप्चुअल स्टेटमेंट्स आते हैं एग्जाम में जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? आते रहते हैं ऐसे एग्जाम में स्टेटमेंट। मान लो, जैसे मान लो दो पार्टिकल है, ठीक है? इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है, इस पे ऐसे फोर्स लग रहा है ना? मान लो नेट फोर्स 0 है, ये मान लो पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। मान लो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है। समझ में आया? नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा कि नहीं होगा? होगा सर। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ अलग से लिख देता हूँ फॉर्मूला, नेट फोर्स अपॉन मास, मास ऑफ सिस्टम। तो ये 0 हो जाएगा अगर एफ नेट 0 है, ठीक है? ये हम पहले भी बता चुका हूं मैं। तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि a1 इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड a2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0? नो सर। मतलब स्टेटमेंट क्या है? नो सर। स्टेटमेंट ये है, ऐसा स्टेटमेंट तो मैंने डिस्कस कर लिया, बट इसको लिख के रखो कि इफ, क्या स्टेटमेंट है? इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम is 0, it means acceleration of particles of the system is also necessarily to be 0। बताओ ये स्टेटमेंट सही है गलत है? रॉन्ग है। रॉन्ग है। रॉन्ग। a1 may be equal to not equal to 0, although सेंटर ऑफ मास 0 हो सकता है if net force on the system is 0। इसका एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास, जैसे मान लो क्लास 12 तुमने 10th में पढ़ा होगा, चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं एक दूसरे को? जैसे दो लाइक चार्ज पार्टिकल है, रिपेल। रिपेल करते हैं ना? तो जैसे दो चार्ज है मान लो Q और Q, या Q1 Q2, है ना? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, तो ये इधर जाएगा,
ये इधर जाएगा। मान लो ये दोनों एक दूसरे को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ही लगाएंगे, तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। बताओ सेंटर ऑफ मास भी चलेगा क्या इनके साथ साथ? नो No, सर। sir. No, sir. सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, क्योंकि इस सिस्टम पर एफ नेट तो जीरो है, एफ एक्सटर्नल। सेंटर ऑफ मास कब चलता है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे। समझ में आया क्या? सो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन क्या होगा? जीरो। बट देखो ये तो चलेंगे ना, चार्ज पार्टिकल तो रिपेल कर रहे हैं, तो वो तो चलेंगे। समझ में आया? यस सर। So acceleration of 1 and acceleration of 2, it is not 0. आया क्या समझ में? This is the exam. कि ये तो मुझे बताओ, तो फिर ये नेट फोर्स लग नहीं रहा है, तो ये कैसे चल रहे हैं फिर पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल कॉन्स्ट। वो एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है? बताओ। इंटरनल। एक्सटर्नल तो कोई बाहर से लगाता, दोनों पर, पूरे सिस्टम पर तो चलते हैं। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 3 kg और 5 kg दोनों पर लग रहा था। पिछले वाले एग्जांपल में देखो, वहां पर एक तो 60 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो एक्सटर्नल है, और अंदर स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, वो क्या है? इंटरनल। वो इंटरनल है। तो जैसे वहां पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये इंटरनल फोर्स है। और इंटरनल फोर्स कभी भी सेंटर ऑफ मास में एक्सेलेरेशन नहीं ला सकता है। ये जो फॉर्मूला है, इट शुड बी, ये जो सेंटर मास के एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला है, यहाँ पर नेट फोर्स कौन सा लेते हैं हम? इट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फोर्स से ही सेंटर ऑफ मास चलेगा। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, वरना कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। सो इस एग्जांपल में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, जो रिपल्शन हो रहा है, वो तो इंटरनल है। समझ में आया क्या? Yes, यस सर। तो यस सेंटर सर। मास का एक्सेलरेशन जीरो है, बाकी पार्टिकल का नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 कब सही होता है? अगर मैं ऐसा बोलता इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, देन द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो जीरो, हाउएवर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम मे नॉट बी जीरो। अब बोलो सही है क्या स्टेटमेंट? Yes, sir. तुमने Yes, समझ में आया ना? इसका जस्ट उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है। ये लिख लिया तो इससे रॉन्ग है, तो राइट वाला में समझ में आ जाएगा। राइट वाला क्या है कि एक्सेलेरेशन, यहाँ नेसेसरीली लिखा है मैंने, नेसेसरी नहीं है ऐसा, मे भी जीरो, मे नॉट भी जीरो। समझ में आया? लिखो। yes, sir. Done, sir. No, sir. लिखो लिखो। हटा दूं? No, sir. अब हटा दूं? हाँ, यस। 1 minute, sir. हम्म,
ये स्टेटमेंट 2 है, बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? हटा दूं नीचे का पूरा? बताओ स्टेटमेंट 2 ये ट्रू है या फॉल्स है? सोच के बताओ जल्दी। ट्रू है, हाँ, ट्रू क्या लग है, रहा है, ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स है। ट्रू। फॉल्स False. वाला अपना रीजन बताओ क्यों फॉल्स है? सर वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है या फिर जीरो भी हो सकती है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट भी हो सकती है या फिर जीरो भी हो सकती है। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती है बताओ? चेंज नहीं होगी। जीरो मतलब कांस्टेंट ही तो No, होगा। sir. अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो जीरो ही रहेगी, तुम्हारे कहने का मतलब ये है। हाँ, सर ट्रू है। ट्रू है क्या है? जिसने फॉल्स फॉल्स बोला वो गलत आंसर है, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन रीजन जो एक्सप्लेनेशन है वो गलत है। कहने का मतलब तो ट्रू ही है जो तुम बोल रहे हो, बट ये फॉल्स सर है। हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन और अलग अलग रहेगा और वेलोसिटी भी, हाँ, इसलिए वेलोसिटी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का भी। हाँ तो अलग मतलब अलग क्या? उनका फिर काइनेटिक एनर्जी भी फिर अलग होगा ना। यस, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी, क्या नेट फोर्स अगर नहीं लग रहा है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी उतनी रहेगी या बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है? बढ़ भी सकते, कम भी हो सकते। कैसे उस बढ़ सकती है? अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकती है क्या? ऐसा कोई एग्जांपल है? सर पर पार्टिकल का मोमेंट चेंज हुआ तो फिर बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है ना। बट फोर्स तो लग ही नहीं रहा तो कैसे बढ़ सकती है फिर? देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी किसने बढ़ाई, कैसे बढ़ी? एक काम करो, इस पिछले वाले स्टेटमेंट में भी इसको पूरा लिखो, इसमें भी लिखो, इफ नेट एक्सटर्नल, मैं बात कर रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं, इंटरनल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो पिछले वाले स्टेटमेंट में भी उसको पूरा लिख लेना, नेट फोर्स मतलब एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी फॉल्स है, रॉन्ग है। अभी समझाता हूं, देखो। जैसे मान लो, फिर से देखो, अगेन वही दो चार्ज पार्टिकल लेता हूं मैं, ये Q1 ये Q2, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे ना? हाँ, और ये इनका सेंटर ऑफ हाँ मास सर। है, ये इनका सेंटर ऑफ मास। मुझे बताओ नेट फोर्स तो जीरो, ये जो फोर्स लग रहा है ये तो इनका इंटरनल फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो इंटरनल है कि नहीं है? ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया क्या? अरे सो रहे हो यस क्या? सर। यस नो तो बोलो, तभी तो मैं आगे यस सर, समझाऊंगा। यस। हाँ, मुझे पता ही नहीं तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है मैं खुद को ही बोल रहा हूँ। अरे बोलो, सिलेबस स्लो हो जाता है ऐसे तुम बोलते नहीं हो तो। हाँ सर समझा। समझा सर। ये तो फिर अभी तो पढ़ाया, इसमें दोबारा पढ़ाने में भी इतना टाइम लगता है फिर मुझे। अभी पढ़ाया ना मैंने, अभी तो इरेज सर कर। समझा। तो जल्दी जल्दी यस नो बोला करो, जो चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ उसमें तो जल्दी से रिस्पॉन्स करो, ठीक है? सो नेट फोर्स अगर जीरो है मुझे बताओ तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा, होगा कि नहीं होगा? अभी लिखा था Yes, sir. यस Yes, सर। sir. मास का एक्सेलरेशन। बट मान लो इसका एक्सेलरेशन है a1, मान लो इसका एक्सेलरेशन है a1 और इसका है a2, तो मुझे बताओ a1 जीरो है क्या? नहीं है, उस पर फोर्स लग रहा है, चल रहे ना, तो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है। तो इस केस में a1 जीरो नहीं है और a2 भी जीरो नहीं है। तो मुझे बताओ, अगर सेंटर मास का एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का कांस्टेंट होना।
समझ में आया हाँ क्या? सर। सो Yes, वेलोसिटी sir. ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जीरो है तो जीरो ही रहेगी, और अगर सेंटर मास चल रहा है पहले से तो चलती रहेगी। समझ में आया क्या? यस यस सर। हाँ बट सर। ये मान लो पार्टिकल v2 की स्पीड से चल रहा है, ये q2 है ना, तो इसको लिखो a2 और इसको लिखो a1, है ना। अभी बाद में लिखना। मान लो इसमें एक्सेलेरेशन आया a2 का और इसमें आया a1 का, और मान लो इसकी स्पीड है v1 और इसकी v2, तो मुझे बताओ v1 और v2 कांस्टेंट होगी क्या इन चार्ज पार्टिकल की स्पीड? हाँ नो सर। सर। हाँ Yes, सर। sir. एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन जीरो है हाँ क्या? सर। हाँ, अरे नो a1 a2 सर। जीरो है क्या? नो नो सर। सर। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो जाएगी फिर? v1 और v2 कांस्टेंट नहीं है। समझ में आया क्या? वेलोसिटी बढ़ रही हाँ है, सर। अरे फोर्स की वजह से वो रेस से चलने लग गए ना, वेलोसिटी बढ़ रही है ना उनकी। हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो मतलब दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? हाँ हाँ सर, Yes, बढ़ sir. रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। अब दोनों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? हाँ सर। Yes, Yes, sir. sir. तो फिर डाउट ये आना चाहिए सर, नेट फोर्स तो लगा ही नहीं सिस्टम पे, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ रही है? सर क्योंकि एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसके लिए। तो इसमें वेलोसिटी कहाँ से आई? नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल में इंटरनल फोर्स। Internal force. मुझे बताओ, इंटरनल फोर्स की वजह मुझे से। बताओ ये जो सिस्टम है दो चार्ज पार्टिकल का, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो कोई सी तो एनर्जी कम हो रही है। कोई सी तो एनर्जी कम हो रही होगी ना, क्योंकि बाहर से तो कोई एनर्जी नहीं लगा रहा है इनकी। बाहर से कोई एनर्जी बढ़ा रहा है क्या इनकी? नो। No, sir. नो सर। तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। डाउट ये आना चाहिए कि सर इनकी बाहर से तो कोई ने एनर्जी लगाई नहीं, बाहर से कोई ने फोर्स ही नहीं लगाया, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ गई? तो आंसर है सर, इनके अंदर, इनके पास पहले से एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, हमेशा sir. दो चार्ज के हाँ बीच सर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसी की वजह से अगर उनको छोड़ दो तो रिपल्शन की वजह से मूव होते हैं। इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है? इनके अंदर पहले पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, पढ़ाया था ना मैंने। Yes, sir. जैसे स्प्रिंग में स्टोर होती है, वैसे इन चार्जेस में भी स्टोर्ड है। तो जैसे इनको छोड़ोगे वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी? Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी में चलने लग जाएंगे। समझ में आया? बाहर से फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आया क्या समझ में? जैसे एक ब्लॉक को Yes, हम sir. छोड़ते हैं तो कोई फोर्स लगाने की जरूरत है क्या? ये अपना आप नीचे आता है, क्यों? mg की वजह से। वो अर्थ और इसके बीच में इंटरनल फोर्स है। समझ में आया? हाँ सर. फोर्स और अर्थ के बीच में इंटरनल फोर्स है, अर्थ पे, ये भी अर्थ पे लगा रहा है, वो भी। तो बाहर से कोई अपने आप नीचे आता है ना, तो कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? पोटेंशियल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, वही यहाँ पे हो रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, तो यहाँ पर पोटेंशियल, मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, बट वेलोसिटी इनकी बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है इनकी, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। समझ में आया? सिस्टम की जब पार्टिकल की बढ़ रही है तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है। अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सामने दो फॉर्मूले लगता हूँ, ये कंसेप्ट, ये स्टेटमेंट समझ में आ गया फॉल्स क्यों है? यस सर। अब मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला क्या ये होगा? हाफ इंटू मास ऑफ सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये है क्या फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का? नो सर। क्या ये सही फॉर्मूला लिखा है मैंने? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जैसे हम सिस्टम हाँ सर, सही है। मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकालते हैं हाँ सर, सही है। इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखते हैं। फोर्स ऑन सिस्टम निकालते हैं, नेट फोर्स ऑन सिस्टम, तो हम लिखते हैं मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
वैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², तो पूरे सिस्टम की निकालनी है, तो मास में टोटल ले लूंगा। सर किसी का तो माइक किसी का भी तो नहीं है, तो वैसे मुझे पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो मैं मास टोटल ले लूंगा और सेंटर ऑफ वेलोसिटी स्पीड सेंटर ऑफ मास की रख दूंगा। तो क्या मुझे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सही मिलेगी या गलत मिलेगी? सर आपका आवाज लैग हो रहा है। मुझे आवाज आ रही? तो मैं क्या पूछ रहा था, मैंने फॉर्मूला सबने लिख लिया था ना स्टेटमेंट वो? यस सर। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, सर उसको ऊपर का नहीं लिखना था क्या? पूरा लिखना था जो भी लिखा रहा था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज हाफ ऑफ मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला सही है? इज दिस फॉर्मूला करेक्ट? या फिर मैं एक और फॉर्मूला लिखता नो हूँ। सर। हाँ सर सही है ना। हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, मान लो उसमें जितने भी पार्टिकल है मैं सबकी काइनेटिक एनर्जी लिखूं, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3v3 स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला सही है या फिर दोनों से एक ही आंसर आएगा? क्या दोनों सही है? सर सेकंड दोनों वाला से एक ही दोनों आंसर सही। आएगा। दोनों से एक ही आंसर आएगा। नहीं, इससे गलत आंसर आएगा, इससे सही आएगा। ये सही फॉर्मूला है। देखो इधर अभी जो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया था, ये Q1 था, ये Q2 था, है ना? मान लो इसका मास है m1, इस चार्ज पार्टिकल का इसका मास है m2। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये तो इंटरनल फोर्स है ना, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो मुझे बताओ नेट फोर्स 0 है कि नहीं है? यस सर। तो एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हाँ, 0 सर। है ना? यस सर। हाँ सर। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगी, है कि नहीं है? हाँ सर। मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है इन दिस केस, यस सर। क्योंकि इनिशियली 0 है और कोई हाँ, एक्सटर्नल सर। फोर्स लग ही नहीं रहा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास 0 ही रहेगी। तो इसका मतलब तो काइनेटिक एनर्जी 0 आनी चाहिए इस सिस्टम की। इट मींस अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू हाफ इनटू मास ऑफ सिस्टम m1 प्लस m2 इनटू vc का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर लिखूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो 0 है हाँ क्या सर। काइनेटिक यस एनर्जी? सर। 0 है क्या? ये तो चल रहा है ना, No. ये v2 से चल रहा है, ये नो v1 से चल सर। रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी 0 है क्या? ये गलत है, ऐसे नहीं निकालना है। इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ मतलब सर। किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? उसमें जितने भी पार्टिकल है सबकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी निकाल के हाँ। ऐड कर दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है ना। काइनेटिक एनर्जी तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी स्केलर। जैसे स्केलर है, तो ये कैंसिल आउट थोड़ा ना होगी। एनर्जी कभी कैंसिल हो जाती है क्या? नो सर। मान लो दो पार्टिकल, एक के पास 100 जूल की, एक के पास 200 जूल की है, तो कैंसिल हो जाएगी क्या? चाहे वो इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, टोटल एनर्जी तो 300 हो जाएगी ना। हाँ सर। अरे सिस्टम की एनर्जी तो ऐड होगी ना, कैंसिल थोड़ा ना हो जाएगी। म्यूट हो जाओ, किसी के यहाँ से आवाज आ रही है। यस सर। या तो ऐसी जगह बैठो जहाँ पे बैकग्राउंड डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, ठीक है? समझ में आया? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला सही है? हाँ सर। कौन सा फॉर्मूला सही है?
सेकंड वाला। तो फिर ये किसका फॉर्मूला है ये वाला? एक्चुअली इट इज, अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है हाफ एम मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का नहीं है, ये सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी का है। आया समझ में? तो इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 0 0 0 half m 0 होगा ना, वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 नहीं होगा, इट इज नॉट 0। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम तो बढ़ रहा है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम कम हो रही है। समझ में आया क्या? और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला। जैसे हमने देखा था कि मोमेंटम कैसे निकाला था हमने, मोमेंटम ऑफ सिस्टम था मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऐसे नहीं निकालना है, हाफ इनटू, इसी में गलत करवाते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, जान करके गलत हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन। मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे ये फॉर्मूला सही है वैसे ये फॉर्मूला सही नहीं है। समझ में आया क्या? yes sir क्योंकि मोमेंटम तो वेक्टर Yes, क्वांटिटी sir. है, इधर मोमेंटम प्लस इधर माइनस ऐड करोगे तो 0 भी हो सकता है, बट काइनेटिक एनर्जी इधर इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है। समझ में आया क्या? पार्टिकल किधर भी जा रहा है उसकी एनर्जी प्लस में ही होगी। कभी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होती है क्या? no sir नहीं ना। तो सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो ईच पार्टिकल, चाहे वो राइट में जा रहा है लेफ्ट में जा रहा है ऊपर जा रहा है किधर भी जा रहा है, सबकी ईच का फॉर्मूला क्या लगाना है? हाफ एम वी स्क्वायर, वो वाला लगा के सबका ऐड करना है। दिस इज द फॉर्मूला, तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आएगी। समझ में आया? हाँ तो अगर मैं एक और स्टेटमेंट लिखूं, स्टेटमेंट 3, if net external force on system is 0, then kinetic energy of center of mass remains constant। बताओ ये स्टेटमेंट सही है नहीं? true है ट्रू है? yes यस इट इज ट्रू। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। समझ में आया क्या? अगर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है Yes, तो सेंटर मास का एक्सेलरेशन 0 हो गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट हो गई। और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर ये कांस्टेंट है तो मास तो कांस्टेंट होता ही है सिस्टम का, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में आया क्या? हाँ, चाहो तो इसका भी एक्सप्लेनेशन लिख लो। हमें पता है, वी नो दैट सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज द फॉर्मूला, जो फिर से लिख दो एक बार। सो अगर यहां पर क्या गिवन है कि एफ नेट 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इट मींस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है कि नहीं है? इट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो भी कांस्टेंट है। समझ में आया? yes sir यस सर। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आया समझ में? लिखो।
नीचे का हटा दूं? सर अभी के पेपर में सर जेई मेन के पेपर में अभी के मतलब 11 के कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आए थे फिजिक्स में? देखो पेपर तो मैंने अभी तक मुझे देखने का टाइम नहीं मिल पाया है, बट क्वेश्चंस 11th में मेनली मैकेनिक्स वाले पोर्शन से आते हैं। इसमें भी यही सेंटर ऑफ मास और सर्कुलर मोशन, आरबीडी, इनके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। सर वो मैकेनिकल फ्लूइड, वो सॉलिड मैकेनिक्स वाला बन रहा था कि ये वाला? एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते उनसे। लिख लिया? सर फिर वो लेसन सभी लेने वाले हो? लिख लिया? क्या बोल रहे हो? हाँ सर। अब लिखो, एक और स्टेटमेंट लिखता हूं, मुझे बताओ सही है गलत है। If net force on system is 0, then center of mass must be at rest. बताओ ये सही है या गलत है? फॉल्स। हाँ, false sir. इट इज फॉल्स। बताओ क्यों फॉल्स है? फॉल्स है वेलोसिटी तो सर है ना क्योंकि पार्टिकल के पास। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी ना। हाँ, इट मे बी एट रेस्ट, इट मे बी एट रेस्ट हो सकता है, और हाँ सर। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना? डिपेंड करता है इनिशियल कंडीशन क्या थी। अगर इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है और अगर उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो उस रेस्ट पर ही रहेगा। बट ऐसा जरूरी थोड़ा ना इनिशियली रेस्ट पर ही हो सकता है पहले से चल रहा हो सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? हाँ, एफ नेट 0 है, इसका मतलब है एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 है। क्या इसका मतलब ये है क्या? एक्सेलेरेशन 0 होने का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, ये होता है इसका मतलब। इफ देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी मींस एक्सेलेरेशन इज 0, तो उसका उल्टा क्या बोलेंगे? इफ एक्सेलेरेशन इज 0 देन देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। समझ में आया? यस सर। सो इट मे बी एट रेस्ट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है इनिशियल क्या था, है ना? अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, सेंटर मास चल रहा है, तो हमेशा चलता रहेगा उतनी वेलोसिटी से जब तक कोई फोर्स ना लगे एक्सटर्नल। समझ में आया? लिख लो। एक और स्टेटमेंट लिखता हूं मैं, ध्यान से समझो सब कंसेप्चुअल स्टेटमेंट्स है। इफ नेट फोर्स on the system, net external force ही है वो भी, is 0, then momentum of the system is
कंजर्व्ड। बताओ ये सही है गलत है? या कांस्टेंट? कंजर्व्ड मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख लो, चलो, रिमेन्स कांस्टेंट। True है। True. हम्म, True। इससे पहले हमने लिखा था, एक क्वेश्चन लिखा था, इफ मोमेंटम, इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। वो ट्रू था या फॉल्स था? false, वो फॉल्स था। ये true, true, ये ट्रू, इट इज ट्रू। अगर मान लो नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फिर से सब सेम है, यस नो बोलते रहो, ठीक है। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास जीरो है मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है कांस्टेंट। constant है ना। और मोमेंटम ऑफ हाँ सिस्टम क्या सर। होता है? मोमेंटम ऑफ सिस्टम क्या होता है? मास ऑफ MV सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये होता है into ना। VC। सो इफ इट इज कांस्टेंट, हाँ सर। ये कांस्टेंट है velocity center of mass, है ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कांस्टेंट है, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। कब? हाँ सर। व्हेन नेट फोर्स इज जीरो। तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो। समझ में आया क्या? तो फिर तुम ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर आपने जो एग्जांपल बताया था, ये दो पार्टिकल वाला, एक इधर जा रहा था एक इधर जा रहा था, बाहर से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था, तो इस सिस्टम का मोमेंटम जीरो है क्या? कांस्टेंट है क्या? बताओ। वेलोसिटी तो इसकी भी बढ़ रही है, इसकी भी बढ़ रही है, बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? हाँ सर। तो हाँ मोमेंटम सर। बढ़ क्यों नहीं रहा है यहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही थी, मोमेंटम क्यों नहीं बढ़ रहा है? कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। राइट वाला मोमेंटम बढ़ रहा है, लेफ्ट वाला मोमेंटम बढ़ रहा है। राइट वाला पॉजिटिव होता है, लेफ्ट वाला नेगेटिव होता है, दोनों को ऐड करोगे तो जीरो आएगा। समझ में आया? अरे समझ में आ गया क्या? यस सर। बट काइनेटिक एनर्जी क्यों कैंसिल आउट नहीं हो रही थी? क्योंकि राइट में भी पॉजिटिव है काइनेटिक एनर्जी, लेफ्ट में भी पॉजिटिव है, कैंसिल नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला वो यूज नहीं करेंगे, हाफ इंटू मास ऑफ सिस्टम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो जीरो है क्योंकि। समझ में आया? yes वो sir, यूज करोगे तो उसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी कैंसिल आउट हो गई। कैंसिल आउट थोड़ा ना होगी, इसकी भी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, इसकी भी पॉजिटिव है, तो काइनेटिक एनर्जी तो दोनों की ऐड होगी, बट मोमेंटम दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या तो आप ये यूज कर लो, m1v1 प्लस m2v2। दोनों से इस दोनों से एक ही आंसर आएगा इसमें, बट काइनेटिक एनर्जी में दोनों से एक ही आंसर नहीं आता है क्योंकि वो कैंसिल आउट नहीं होती। समझ में आया? सो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, जीरो आएगा टोटल आंसर। आया क्या समझ में? सब Yes, कंसेप्ट sir. क्लियर है एकदम? ऐसे Yes, स्टेटमेंट sir. आएंगे घुमा फिरा के एकदम, तो कंसेप्ट क्लियर हो तो स्टेटमेंट सही हो जाता है, वरना गलत हो जाता है। समझ में आया? हाँ सर, अगर इसका उल्टा स्टेटमेंट आए तो, इफ द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट इट मींस नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। ये सही है या गलत है? true, true, ये सही है। मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब फोर्स नहीं लग रहा है, तभी तो कांस्टेंट है। समझ में आया? इसी को Yes, बोलते हैं, जो मैंने स्टेटमेंट 5 लिखा है ना, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन द मोमेंटम सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स कंजर्व्ड। इसको बोलते हैं, ये एक लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट, अब से जितना भी तुम फिजिक्स पढ़ोगे हर जगह काम में आएगा। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हैं? law of conservation of momentum, समझ में आया तो नेक्स्ट टॉपिक वही लिखो। ये लिख लिया, हटा दो पूरा। नो सर, ऊपर का स्टेटमेंट लिखो।
डन सर। डन। सो लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलता है लॉ? कि इफ, सेम स्टेटमेंट जो मैंने लिखा वही दोबारा लिखना है। इफ नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम, सिस्टम बोलो या फिर बोलो SOP, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, समझ में आया, इज 0, then total momentum of the system remains constant or conserved। समझ में आया? टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है ऑन सिस्टम इज 0, मतलब मैथमेटिकली लिखते हैं एफ नेट इज 0, इट मींस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, इट मींस, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पूरा लिख देता हूं चलो। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम, ये होता है ना। तो अगर ये 0 है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा कांस्टेंट, होगा कि नहीं होगा? यस। मींस टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो क्या होता है, मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आया क्या? बट ऐसा कब होगा, अगर नेट फोर्स 0 है तभी ये लॉ लगा सकते हैं। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है सिस्टम पर तभी ये लॉ हम यूज कर सकते हैं। तो नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये यही ऐसे ही लॉ लगाएंगे हम, इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। समझ में आया? मतलब P इनिशियल Yes, is sir. equal to P final। ऐसा कब होगा, when net force on the system is 0, तब। आया समझ में? हाँ सर। लिखो जल्दी से। सर हाँ सर एक बार आप रिवाइज कर सकते हो क्या जो अभी बताया? हाँ, देखो ये लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ, नाम से याद रखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ मोमेंटम। कौन किसके कांस्टेंट होने की बात कर रहे हैं हम, कौन कंजर्व है यहाँ पे, मोमेंटम। तो किसी भी, सबसे पहले मुझे बताओ किसी भी सिस्टम का मोमेंटम कैसे निकालते हैं हम? सिर्फ एक पार्टिकल की बात नहीं हो रही है अब एक पार्टिकल जो अब तक हम पढ़ते थे वो चला गया, अब सिस्टम की बात होगी, उसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं। तो किसी भी सिस्टम का मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं? मास ऑफ सिस्टम इनटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो मोमेंटम कब चेंज होगा, अगर मोमेंटम बढ़ाना है तो सेंटर मास की वेलोसिटी बढ़ा दो, मोमेंटम कम करना है तो सेंटर मास की वेलोसिटी कम कर दो। अगर सेंटर मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा?
होगा। होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कब कांस्टेंट रहती है? जब उस बाहर से कोई फोर्स ना लगे। क्यों? हाँ सर। जब बाहर से एफ नेट जीरो होता है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर मास का एक्सेलरेशन हाँ का जीरो का क्या मीनिंग है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। अगर आपको सिस्टम के हाँ सेंटर सर। मास को चलाना है, उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है या कम करनी है, तो बाहर से फोर्स लगाना पड़ेगा, इंटरनल फोर्स से नहीं हो सकता। समझ में आया? यस सर। तो अगर बाहर वाला फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहर वाला फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्यों कंजर्व रहेगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कंजर्व रहेगी। सेंटर मास की वेलोसिटी क्यों कंजर्व है? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर मास का एक्सेलरेशन क्यों जीरो है? क्योंकि बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है। आप समझ में आ गया? हाँ सर। हटा दूं? नहीं सर, 1 मिनट रुको। हाँ सर, इरेज कर दो। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है जो आपने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। पढ़ा है क्या रिकॉइल ऑफ गन? सुना तो होगा ही, सही भूल गए हो तो। हाँ सर। व्हाट इज रिकॉइल ऑफ गन? जब हम बुलेट चलाते हैं तो गन पीछे आती है, आती है कि नहीं आती है? यस सर। सेंटर आती ऑफ है मास चैप्टर को 7 to 8 लेक्चर लगते हैं मिनिमम, बट इस बैच में थोड़ा स्लो होता है तो और ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, आशुतोष ने पूछा है मुझसे। मैं क्या पूछ रहा था? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये इसका क्या मीनिंग है कि जब हम बुलेट से गन से बुलेट को चलाते हैं तो गन पीछे की तरफ एक हमें झटका लगता है, वो तो एक्शन रिएक्शन, हर एक्शन की रिएक्शन लगती है ना? और पीछे बुलेट आती, सॉरी गन पीछे आती है। समझ में आया? विद सर्टेन वेलोसिटी, उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। जब हम ऐसे गन चलाते हैं तो गन से बुलेट चलाते हैं तो बुलेट उधर जाती है, गन पीछे आती है। समझ में आया? एक तो न्यूटन थर्ड लॉ का कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। क्या लग रहा है? न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन, बुलेट से गन एक्शन है और गन से बुलेट रिएक्शन है। किसी को भी एक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं। समझ में आया क्या? तो एक्शन उधर हो रही है तो रिएक्शन पीछे होगी, और कितनी स्पीड से बुलेट गन पीछे आएगी वो निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट। कैसे लगाते हैं देखो, जैसे मान लो ये गन है, सर मतलब कितने स्पीड से गन पीछे मतलब गन कितना फोर्स लगाएगी वो ना, कि बुलेट कितने स्पीड से आगे बढ़ेगी। हाँ, कितने स्पीड से पीछे गन आएगी उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, अब ये गन प्लस बुलेट है, गन प्लस बुलेट, इसमें दो पार्टिकल, एक तो गन और एक बुलेट। ठीक है, इसके अंदर बुलेट भी बना देते हैं, ये बुलेट है। ठीक है, ये यहाँ स्प्रिंग लग रही है, जैसे हम ट्रिगर दबाते हैं स्प्रिंग बुलेट को फोर्स लगाती है, बुलेट आगे जाती है और गन पीछे जाती है। समझ में आया? जैसे मैं ट्रिगर दबाऊंगा तो बुलेट तो किधर जाएगी? इधर, और गन किधर जाएगी? राइट। पीछे। मान लो मास ऑफ बुलेट है mb और वेलोसिटी ऑफ बुलेट है vb। मास ऑफ गन है mg और वेलोसिटी ऑफ गन है vg। समझ में आया क्या? तो ये वाला डायग्राम तो है जस्ट बिफोर फायरिंग या जस्ट बिफोर शॉट, और ये है जस्ट आफ्टर शॉट। जैसे मैंने गन शॉट की उससे पहले का डायग्राम है वो, और गन शॉट करने के बाद का डायग्राम है। अब देखो यहाँ पर बुलेट पर और गन पर जो फोर्स लग रहा है वो इनके अंदर लग रहा है ना, बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या सिस्टम पर? नो सर। नो सर। इस प्रोसेस में बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना। सो नेट फोर्स
ऑन द सिस्टम इज 0. इट मीन्स यही तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि इफ नेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 देन मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया. समझ में आया ऐसा क्यों है? नेट फोर्स 0 है तो सिस्टम का मोमेंटम क्यों कंजर्व है, समझ में आया? हाँ, सो नेट फोर्स 0 है इसलिए सिस्टम का मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट या कंजर्व. मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम है, मींस इनिशियल मोमेंटम बिफोर शॉट या बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू, क्या बोलूंगा मैं, फाइनल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग या आफ्टर शॉट. समझ में आया क्या? हाँ, तो इनिशियल मोमेंटम इसको मैं बोलूंगा पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल. तो मुझे बताओ इनिशियली तो ये रेस्ट पर थी ना दोनों. मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, या तो हम निकालते हैं मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास गिवन नहीं, यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी गिवन है. तो एक और फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम ऑफ सिस्टम निकालने का, m1v1 प्लस m2v2. होता है कि नहीं होता है? ये इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0 है कि नहीं है? यस. अरे यार सो जाते हो क्या? मैंने पूछा तो जवाब दे दिया करो ना, मैं बैठा रहूंगा क्या तब तक? इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0. 0. क्यों 0 है? जब तक तुम बोलोगे नहीं मुझे पता नहीं लगेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. 0 क्यों है? सर क्योंकि अभी तक रेस्ट कुछ करे. अभी तक एक्शन नहीं हुआ. अरे क्योंकि रेस्ट पर है ना, दोनों v1 भी 0, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है. समझ में आया क्या? गन की भी 0 है. इस सिस्टम में दो है, गन और बुलेट दोनों. ठीक है, दिस इज गन और ये बुलेट. अब फाइनल मोमेंटम निकालना है. तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम. तो मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन. समझ में आया क्या? यस. हाँ, सर वेक्टर में रहेगा Yes, sir. क्या हर बार? क्या सर वेलोसिटी यस सर. क्या बोल रहे हो? वेक्टर फॉर्म में ही रहेगा. हाँ, गन की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में ही रहेगी ना? और नहीं तो क्या, अगर तुम वेक्टर फॉर्म में तभी तो लिखोगे कि इधर वाला प्लस में दूसरा वाला माइनस में. इसका आंसर माइनस सर. में आएगा. समझ में आया क्या? अरे इस तरफ आई कैप है तो इस तरफ माइनस आई कैप लिखोगे ना, कि उधर भी प्लस आई कैप लिख दोगे? नहीं सर. तो वेक्टर पढ़ाया ना मैंने, वेक्टर की तरीके से सोल्व करना है, सिंपल. जो पार्टिकल राइट में जा रहा है उसकी वेलोसिटी प्लस में वेक्टर फॉर्म में, जो लेफ्ट में जा रहा है उसकी माइनस में. मोमेंटम और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिखना है. समझ में आया? हाँ सर. अब क्योंकि P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल है, तो P फाइनल P इनिशियल के इक्वल है, तो ये इक्वल टू 0 ही हो जाएगा. होगा कि नहीं होगा? हाँ सर. इसका मतलब क्या है, फाइनल मोमेंटम भी 0 है, इनिशियल 0 इसलिए फाइनल. इसका मतलब क्या है कि बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होगा. होगा कि नहीं होगा? यस सर. मींस बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम है mg इंटू vg. इसको इधर ले जाओ तो हो जाएगा माइनस mb इंटू vb. समझ में आया क्या? तो अगर आपको रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है उसका, तो क्या आएगा? माइनस साइन तो क्या शो कर रहा है आपको, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहे हैं कि दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट है. समझ में आया? माइनस साइन का यहाँ क्या रोल है कि दोनों का मोमेंटम डायरेक्शन. तभी तो 0 होगा, तभी तो कैंसिल करेगा. देखो ये राइट में जा रही है, हाँ. लेफ्ट में जा रहा है, तो इक्वल और अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ मोमेंटम? समझ में आया? हाँ सर.
यस सर। तभी तो कैंसिल आउट करेंगे दोनों एक दूसरे को। अब आपसे पूछा जाए कि कैसे निकालेंगे वेलोसिटी, तो यहाँ से निकल जाएगा, बस ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकाला। कितना आंसर आया वेलोसिटी ऑफ गन का? mb vb अपॉन mg। समझ में आया क्या ये आंसर? रिकॉइल वेलोसिटी, इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो माइनस आई कैप लगा दोगे, मैग्नीट्यूड तो पर हमेशा माइनस ना, हाँ नहीं मैग्नीट्यूड के टाइम पॉजिटिव आएगा ना सर। मैग्नीट्यूड तो हमेशा प्लस में होता है। मीटर पर सेकंड में पूछेंगे आपसे कितने मीटर पर सेकंड, या स्पीड बोल दो उसको। समझ में आया? तो ऐसे निकालेंगे। So this is the example of law of conservation of momentum. Momentum इस सिस्टम का, गन और बुलेट का कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि बुलेट और गन पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है उनके इंटरनल स्प्रिंग वाला फोर्स था। ठीक है, सो उस इंटरनल फोर्स से अलग दोनों पार्टिकल में मोमेंटम तो आ गया, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज आल्सो कांस्टेंट है क्या? इस गन प्लस बुलेट का जो No, सिस्टम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है क्या? नो no सर। sir. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। बट फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है क्या? नो No सर। sir. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mb vb स्क्वायर प्लस हाफ mg vg स्क्वायर। तो इट इज नॉट 0। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। बताओ अपने आप कैसे बढ़ गई है? सिस्टम की एनर्जी क्रिएट हो सकती है क्या? नो सर। No, sir. तो कहाँ से आई ये No, काइनेटिक sir. एनर्जी? Stored potential energy में से. हाँ, उसके अंदर पहले से स्टोर्ड एनर्जी थी। बुलेट के अंदर, गन और बुलेट के पास में पहले से स्टोर्ड एनर्जी थी, वो कन्वर्ट हुई है इसमें। समझ में आया? आपने तो बस एक हल्का सा ट्रिगर दबाया, आपने कुछ नहीं किया, आपने थोड़ा ना एनर्जी लगाई। इतना सा दबाने से बुलेट इतनी तेज स्पीड से चली जाएगी क्या? नो सर। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? बच्चे पूछते हैं कि सर हम फोर्स लगा तो रहे, बाहर से ट्रिगर दबा तो रहे, उस फोर्स से बुलेट चलेगी क्या? नो सर। हाँ, नो समझ सर। में आया? सो एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ये मत बोलना कि सर हमने फोर्स लगाया तो सही, ट्रिगर पे दबाया तो सही। वो तो आपने उसको ट्रिगर दिया है, बस एक स्टार्ट दिया है प्रोसेस। एनर्जी तो कहीं और से मिली है, वो इंटरनल हमने नहीं दी एनर्जी। एनर्जी तो इसके अंदर पहले से स्टोर्ड थी, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। कंसेप्ट खुल रहे हैं सबके? समझ में आ रहा है? हटा दूं? No sir. Wait, sir. Done, sir. डन? हटा दूं? Yes, sir. हम्म, क्वेश्चन करो ये वाला।
A bullet of mass 5 kg is fired toward a 20 kg block at speed of 30 मीटर पर सेकेंड। मास गिवन है बुलेट का 5 kg, एक ब्लॉक रखा हुआ है ग्राउंड पर, 20 kg का ब्लॉक है, कितनी स्पीड से फायर की? 30 मीटर पर सेकेंड से। प्लेस्ड ऑन स्मूथ ग्राउंड, स्मूथ ग्राउंड पे ब्लॉक रखा हुआ है। इट इज ऑब्जर्व दैट the bullet penetrates the block and comes out at a speed, वो बुलेट ब्लॉक में से पेनिट्रेट होके निकल गई, आर पार हो गई उसके, और बाहर कितने स्पीड से निकली? 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, सो फाइंड द स्पीड ऑक्यूपाइड बाय द बुलेट ब्लॉक इन दिस प्रोसेस। तो थोड़ा बहुत इस ब्लॉक भी चलने लग जाएगा जैसे बुलेट उससे टकराएगी। तो समझ में आया क्या? तो कितनी स्पीड से चलेगा ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, ये हमें बताना। समझ में आया? आशुतोष, आपका डाउट जो है वो समझ सकता हूँ, डाउट क्यों आ रहा है। एक बार आप वर्क पावर एनर्जी के सारे लेक्चर देखना तो डाउट नहीं आएगा। आशुतोष का डाउट क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी तो हाइट की वजह से स्टोर होती है और गन में तो स्प्रिंग होती है, तो क्या स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है क्या? यस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट टाइप्स की होती है। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। किसी भी सिस्टम अगर कैपेबल हो स्टोर्ड एनर्जी को स्टोर करने में, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग भी तो कैपेबल है एनर्जी को स्टोर करने के लिए, है कि नहीं है? मान लो एक स्प्रिंग से आप ब्लॉक को कंप्रेस करके रख दो, दबा के रखो, उसके अंदर एनर्जी स्टोर रहेगी, जैसे ही छोड़ोगे वो मूव करने लग जाएगा। तो स्प्रिंग के अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? सो वही एनर्जी यूज हो रही है। आया समझ में? Yes, sir. सो एक बार वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर्स देख लेना। आशुतोष ने नहीं पूछा है किसी को, ये किसने पूछा है? विवेक ने पूछा है। ओके, विवेक भी न्यू स्टूडेंट है। सो विवेक समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो ये सर 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सर सेकेंड 5 meters चेक करते हैं। आंसर तो मुझे भी नहीं पता। देखो उधर एक तो ब्लॉक रखा हुआ है स्मूथ ग्राउंड पर, और एक बुलेट आ रही है इस पे। ये बुलेट कितनी स्पीड से आ रही है? 30 मीटर पर सेकेंड से। ये इस पे 30 मीटर पर सेकेंड से टकराएगी। ये ब्लॉक है 20 kg का, और बुलेट कितनी kg की? 5 kg की बुलेट है ना। अब आफ्टर कोलिजन ये इसके आर पार निकल गई। ये मैंने कोलिजन के पहले का डायग्राम बनाया है, अब कोलिजन के बाद का डायग्राम बनाऊंगा। तो ये आफ्टर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन बुलेट जो है कितनी स्पीड से निकली बाहर? 10 मीटर पर सेकंड से निकली है ना। 5 kg की बुलेट और 20 kg का ब्लॉक की हमसे क्या पूछी? स्पीड v, ये हमसे पूछा है। तो ये बिफोर कोलिजन वाला डायग्राम है, समझ में आया? और ये आफ्टर कोलिजन वाला डायग्राम है कि नहीं है? यस सर। अब मुझे बताओ, जब ये बुलेट, ये ब्लॉक रखा हुआ है, जब ये बुलेट इस पे टकराएगी तो ब्लॉक भी चलने लग गया और बुलेट उसमें से आर पार निकल गई। तो मुझे बताओ इस प्रोसेस में कोलिजन जो हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन ये ब्लॉक जो चलने लगा है वो इंटरनल फोर्स की वजह से चल रहा है या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। ब्लॉक के लिए तो एक्सटर्नल है, बट पूरे सिस्टम पर देखें हम तो क्या हुआ होगा? यहाँ पर ये बुलेट ने इस पर नॉर्मल लगाया होगा ऐसे,
और ब्लॉक ने भी बुलेट पे नॉर्मल लगाया हुआ है, तो ये तो इंटरनल है ना। अगर ये पूरा सिस्टम, अगर मैं ये ऐसे सिस्टम देखूं तो ये नॉर्मल तो इंटरनल फोर्स है ना, है कि नहीं है? Yes, sir. ये इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल भी हो जाएंगे। दीज आर इंटरनल फोर्सेस। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा क्या जब कोलिजन हुआ तब? No. कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो इफ नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकता हूँ ना। मींस मैं क्या बोल सकता हूँ? पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? हाँ, पी इनिशियल मतलब Yes. बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन फॉर्मूला क्या लगाएंगे? m1v1 प्लस m2v2। तो कितना? 5 इंटू 30। बुलेट का कितना है? 5 इंटू 30 प्लस ब्लॉक का कितना है? 20 इंटू 0। ब्लॉक तो रेस्ट पर था पहले, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ब्लॉक का कितना है? बुलेट का लिख दो पहले, 5 इंटू 10 प्लस 20 इंटू v। समझ में आया? Yes, sir. तो 150 इज इक्वल टू 50 प्लस 20v। तो 20v इज इक्वल टू 100 आएगा। तो v इज इक्वल टू आएगा 100/20 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। ये आंसर। समझ में आया क्या? समझ में आया? लिखो। 6 नहीं आएगा, विवेक का आंसर 6 आ रहा है। कुछ मिस्टेक की होगी, चेक करो। 5 आएगा। ठीक है। लिख लिया? हटा दूं? सर आज कितने बजे छोड़ोगे आप? देखते हैं। हटा दूं ये? नेक्स्ट क्वेश्चन। Bullet strikes the bob and gets embedded into it. Find the maximum deflection angle from the vertical to which the string will be deflected. Will be deflected. इसका भी डायग्राम गिवन है, बनाता हूँ। ये एक बॉब है, ये बुलेट आ रही है इधर से। ये मान लो 10 मीटर पर सेकंड से आ रही है। इसका मास है बुलेट का 0.5 kg। ये इससे जाके टकराएगी। इसका मास है 2 kg। टकराने के बाद बताओ क्या होगा? क्वेश्चन में गिवन है बुलेट इसी में एम्बेडेड हो गई। बुलेट इसी के अंदर, ये ब्लॉक बड़ा बना देता हूँ चलो, इसी के अंदर फंस गई बुलेट। समझ में आया क्या?
तो बताओ इसके बाद क्या होगा, आफ्टर कोलिजन क्या होगा? सर वो मूव करने लग जाएगा। हाँ, ये Angular घूमने लग momentum। जाएंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे। तो हमसे पूछा है कितना एंगल डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब कितने एंगल तक ऊपर जाएगा ये बताना है। समझ में आया क्या? Yes, sir. आगे समझ में? Yes. सोल्व करोगे या मैं बताऊं? सर करते हैं एक बार करो। try। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी ले लो, 1 मीटर है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? 1 मीटर। सोल्व करते हैं इसको। देखो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये तो बिफोर कोलिजन का डायग्राम है। आफ्टर कोलिजन ये बुलेट भी इसी में फंस गई, बुलेट भी इसी में से फंस गई। तो टोटल मास अब कितना हो जाएगा? 2.5 kg होगा कि नहीं होगा? जैसे बुलेट टकराएगी उसमें फंस गई। अब ये पूरा सिस्टम मान लो इधर v की स्पीड से जा रहा है। समझ में आया क्या? हाँ, तो ये ऊपर कितने एंगल तक जाएगा ये मुझे बताना है। ये एंगल बताना है मुझे, फाई। याद हो तो इसको बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? हाँ क्या बोलते हैं? Angular amplitude. हाँ, ये एंगल जिस पर फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है, कितना ऊपर तक जाएगा वो वाला फॉर्मूला पता है ना इसका, वो काम में आएगा यहाँ। तो सबसे पहले तो v निकालो। कैसे निकालेंगे v? मुझे बताओ, सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है क्या नहीं। No, sir. ड्यूरिंग कोलिजन? ये आफ्टर कोलिजन का डायग्राम है। ड्यूरिंग कोलिजन कोई बाहर से कोई फोर्स लगा क्या? नो। नहीं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ नेट 0 है। अब देखो बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट यहीं से शुरू करूंगा। अभी तो एक बार और लिख देता हूँ, एफ नेट 0 है मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम कांस्टेंट है ना। अब सर हम वेट आगे 2 kg करेंगे है। तो फिर डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। चलेगा क्या? हाँ। इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम के लिए बिफोर कोलिजन वाला डायग्राम देखो। तो बुलेट का मोमेंटम कितना होगा? 0.5 इंटू 10 प्लस ये बॉब का, बॉब का कितना है? 0। समझ में आया? फाइनल मोमेंटम के लिए ये वाला डायग्राम देखो। फाइनल मोमेंटम में अब दोनों पार्टिकल एक साथ है, एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो उनका टोटल मास कितना हो गया? 2.5 इंटू बी। समझ में आया क्या? हाँ। Yes, sir. तो 0.5 इंटू 10 मतलब 5। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2.5। तो कितना आएगा? 2 2. मीटर पर सेकंड। ये आ गया स्पीड। कितने से जा रहे हैं? 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं। अब मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था एंगुलर एम्पलीट्यूड का। क्या फॉर्मूला था? cos इनवर्स ऑफ 2gl माइनस u स्क्वायर अपॉन 2gl। ये था ना? क्या भूल गए? Yes, sir. वैसे अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो एनर्जी कंजर्वेशन करके भी निकाल सकते हैं, बट टाइम लगता है, हमें जल्दी से क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। एनर्जी कंजर्व कर दो, वहां फाइनल वेलोसिटी 0 कर दो। समझ में आया क्या? तो उससे हाइट मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी की हाइट से एंगल निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा थोड़ा। इससे डायरेक्ट एंगल मिलेगा। तो फाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स 2gl, 2g10 ले लो, l कितना है 1 माइनस u स्क्वायर u। अब ये u दिस इज दिस, इसके बाद हम लगा रहे ना ये। अब यहाँ से सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। समझ में आया क्या? वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया था ना मैंने।
उसका क्वेश्चन है यहाँ हाँ से। सर। तो u की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 10 इंटू 1, तो कितना आएगा cos इनवर्स ऑफ 20 माइनस 4 16 37 डिग्री। अपॉन 20, मतलब cos इनवर्स ऑफ 4/5, बताओ कितना आया, कितना डिग्री होता है 37 डिग्री। ये आंसर, 37 डिग्री तक ऊपर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने आएंगे कि नहीं आएंगे तुमको, समझ में आया? यस सर। हाँ सर। लिख लो, इसके आगे और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हेलो डन। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे वो स्टेटमेंट्स में डाउट था। तो पूछो क्या डाउट है। सर वो आपने बोला था ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट इक्वल टू 0, तो हाँ। इसका मतलब ये है ना कि मतलब उनकी पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, इसलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट इक्वल टू 0 ना। हाँ, वो पूरा सिस्टम चल रहा है तो कुछ एनर्जी है ना उनके पास मोशन वाली। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कंटेंट बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो पहले तो रेस्ट पर थे ना वो दोनों, फिर चलने लग गए, नेट फोर्स तो लगा ही नहीं। तो स्टेटमेंट क्या था, इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0 देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। गलत है ना, बढ़ गई ना काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी फिर बाद में बढ़ गई चलने की वजह से। समझ में आया? हाँ सर। सर एक और डाउट है सर। हाँ। सर एफ नेट स्टेटमेंट 5 में वो एफ नेट इज इक्वल टू 0, मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा। तो Yes. इससे दो केसेस है ना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा या तो कांस्टेंट होगा। यस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर इनिशियली जैसे मान लो ये सिस्टम है, दो पार्टिकल m1 m2 अभी रेस्ट पर है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो भी रेस्ट पर है। अब इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी शुरू में भी रेस्ट पर है, बाद में भी 0 रहेगी, इनिशियल भी 0 रहेगी। बट अगर ये चल रहे होते, पहले से ही चल रहे होते और कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी चलता रहेगा हमेशा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, बट एक्सीलरेशन तो 0। समझ में आया? हाँ सर। लिख लिया सबने? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। थैंक यू सर। बाय। बाय, वेलकम।